नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में 2022 की एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो गई है। उसकी आंसर कीज भी आयोग ने अपलोड कर दी है ना। आप लोगों ने वो देखी होंगी। आपको कुछ आपत्तियां भी होंगी तो आप लगातार उस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक लगभग रुझान आप लोगों को मिल गया होगा कि आप लोग मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए अब क्वालिफाइंग करने वाले हो और प्रारंभिक परीक्षा जो है आपने उतने अंक प्राप्त कर लिए हैं कि आप मान के चलेंगे कि आप मेंस दे रहे हो, क्योंकि रिजल्ट में एक लंबा समय लगता है और उस दौरान तक अगर हम वेट करेंगे तो मेंस हमारा प्रभावित होता है। तो आज की क्लास इसी मुद्दे पर है कि हम मेंस की स्ट्रेटजी क्या रखें और किस प्रकार मेंस को लेकर आगे बढ़ें। इस क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। हमारी संस्था ने इस बार ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन मोड में भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करने की पहल की है, जिससे कि हम उन बच्चों के लिए भी जोड़ सकें जो इंदौर में नहीं है, बाहर हैं, और जो इंदौर आ सकते हैं तो वो ऑफलाइन माध्यम से आंसर राइटिंग का लाभ ले सकते हैं। चूंकि 2021 की मुख्य परीक्षा जुलाई में है, जिसमें समय बहुत कम है, और जो 2022 की मुख्य परीक्षा है उसमें तो तुलनात्मक तौर पर समय अधिक है। आप में से अधिकांश वो लोग होंगे जो 21 का मेंस भी दे रहे हैं या 22 का मेंस दे रहे हैं या फिर दोनों मेंस दे रहे होंगे। तो 21 और 22 के परिप्रेक्ष्य में मेंस में उत्तर लेखन कैसा हो, इस मुद्दे पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। मैंने अभी हाल ही में 2020 का इंटरव्यू दिया है, मेरा 2019 का इंटरव्यू पेंडिंग है, उसके पहले मैंने 17-18 के इंटरव्यूज भी दिए हैं। जितनी हमारी समझ है मेंस को लेकर, हम इतना समझ पाए हैं कि मेंस सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है और सिलेक्शन कराने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और मेंस में सबसे बड़ा रोल होता है आंसर राइटिंग का, और आंसर राइटिंग के लिए हमें एक विशेष रणनीति की ज़रूरत होती है ताकि हम बेहतर से बेहतर कर पाएँ, क्योंकि हम अच्छा उत्तर लिखते हैं और उसे और अच्छा कैसे करें, या हम अच्छा उत्तर पूरी तरह ना लिख पा रहे हैं तो उसे पहले अच्छा कैसे बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। चूँकि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको केवल आंसर लेखन के इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण टिप्स ही ना दे पाऊँ, बल्कि पॉलिटी जो मेरा सब्जेक्ट है और इथिक्स, इस क्लास में तो हम पॉलिटी की बात करेंगे, उसका जो विगत वर्ष पेपर हो चुका है न्यू पैटर्न पर केवल 20 का मेंस हुआ है। एमपीपीएससी 2020 मेंस हुआ है, 21 का जुलाई में है। उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, और आपको मालूम है कि अब कॉपी का पैटर्न चेंज हो गया है, लिखने के लिए जगह निश्चित है, और अगर किसी कारण से कोई चीज त्रुटि होती है तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है। तो कम से कम शब्दों में, कम से कम जगह में हम कैसे उत्तर लिखें, वो पेपर भी मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा। चूंकि पेपर 150 नंबर का है, पार्ट ए पॉलिटी वाला खंड, जिसमें कि 5 यूनिट है। पॉलिटी में संविधान वाली, थिंकर्स, यूनिट 2 और 3 में पॉलिटिकल साइंस और पंचायती राज वाले विषय हैं, और 5th में पवेड है। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इसे 3 खंडों में बनाऊं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ कि 3 मार्कर की डिमांड क्या है, 5 मार्कर की डिमांड क्या है और 11 मार्कर की डिमांड क्या है। आज की इस वीडियो में हम 3 मार्कर बेहतर कैसे लिखें ये जानेंगे, और पुराने पेपर में जो 3 मार्कर आए उनको सॉल्व भी करेंगे। तो आपने, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि एमपीपीएससी मेंस 2021, आप चाहो तो 2022 में भी इसे जोड़ सकते हो, क्योंकि जो बच्चे 21 का मेंस नहीं लिख रहे हैं लेकिन 22 का लिख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी 21 वालों के लिए है। इसकी रणनीति पर बात करेंगे कि उत्तर लेखन कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, है ना। और हमारी संस्था की तरफ से बहुत जल्दी 1 जून से 2021 की और 4 जून से 2022 की टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है। तो अगर आप बेहतर आंसर लिखोगे तो निश्चित तौर से उन टेस्टों में भी आप अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर पाओगे। और 5 जून से हमने प्लान किया है कि हम रेगुलरली आंसर राइटिंग शुरू करवाएं, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। तो अभी हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि बेहतर
उत्तर लेखन के लिए क्या जरूरी है और उस पर किस किस पर बात होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक ब्लैंक स्क्रीन व्हाइट कलर में आपको दिख रही होगी, जिस पर मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और मेरा उद्देश्य है कि मैं आज आपको 3 मार्कर के संदर्भ में स्पेशली बता पाऊं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि 3 मार्कर की मांग अलग होती है, 5 मार्कर की मांग अलग होती है, 11 मार्कर की मांग अलग होती है। 3 मार्कर की मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद इन तैयारियों से गुजरा हूं, इनसे जुड़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि परीक्षा हॉल का प्रेशर क्या होता है। अच्छा लिखना, पूरा लिखना और तय समय सीमा में लिखना, ये अपने आप में चुनौती होती है। पेपर पूरा अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम बहुत स्पीड में लिखते हैं तो हमारी क्वालिटी कम हो जाती है। हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो हमारा पेपर छूटने की संभावना होती है, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, 2 पार्ट में है, लगभग 60 क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करने हैं उसमें, जो कि बड़ा टास्क है, जिनमें 10 तो 200 शब्दों के होते हैं। तो हम किस प्रकार से मैनेज करें कि हमारी जितना समय है उसमें पूरा पेपर भी हो जाए, छूटे ना। एक आध दो क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो किसी कारण से आप नहीं जानते या सभी नहीं जानते, उनका छूटना स्वाभाविक है, लेकिन जो सब पर बनते हैं वो आप पर बनने चाहिए। इसका मतलब पूरा पेपर आप पर होना चाहिए, सिर्फ 1 या 2 उन क्वेश्चंस को छोड़कर जो इस प्रकार से पीएससी पूछ लेता है, जिनके आंसर्स आप या क्वेश्चंस आपने पहले ना सुने हो, है ना। दूसरा, क्वालिटी देनी है आपको। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि जिसको कॉपी चेक करनी है उसको आपसे विशेष हमदर्दी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। आप लड़का हो, लड़की हो, किस क्षेत्र से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। उनके सामने सिर्फ है आपकी कॉपी, और उस कॉपी के माध्यम से ही उन्हें आपकी अभिव्यक्ति और आपकी पर्सनालिटी को जज करना है। तो जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी उतना आपके प्रति रुझान होगा, और उनका उद्देश्य होता है नंबर कम से कम देना, क्योंकि उन्हें कट ऑफ भी मेंटेन करना है और बाकी सारी उन पर जिम्मेदारियां भी होती हैं कि उनको एक चीजों को मैनेज करके चलना है। लेकिन आप अपना उत्तर इतना प्रभावी लिखिए कि उनके पास नंबर काटने का कोई मौका ही ना हो। जैसे 17 और 18 का मैं आपको बता दूं, 19 और 20 की तो हमने अभी तक अपनी कॉपी नहीं देखी, हालांकि उसके इंटरव्यू कॉल हैं, देखेंगे उसके बाद जो भी है। पॉलिटी वाले खंड में मुझे 45 में से 45 मार्क्स दोनों बार मिले, 19 में भी, 18 में भी और 17 में भी, है ना। मेंस का मेरा स्कोर हमेशा ठीक रहा। तो उनमें केवल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, पॉलिटी वाले खंड में 2-4 क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, लेकिन कई सारे कंसेप्चुअल 3 मार्कर भी थे, जैसे मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तरीके से लिखने पर उन्होंने एक भी नंबर नहीं काटा। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें वो ऐसी पसंद करते हैं जो आपके उत्तर में होती है ना। बाकी विषयों का भी अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं चूंकि पॉलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं उसी पर ज्यादा फोकस कर सकता हूं। तो टाइम मैनेजमेंट भी करना है, दूसरा हमें अच्छा उत्तर भी लिखना है, और तीसरा प्रभावी उत्तर लिखना है। प्रभावी से मतलब है कि आपकी राइटिंग इतनी खराब ना हो कि वो समझ में ना आए, क्योंकि सीधी सी बात है, क्वालिटी भी दे रहे हो, टाइम मैनेज भी कर रहे हो, तो राइटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन उन्हें जितने बच्चे चाहिए, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, 400, 300, 200 जितनी भी है, कई हजार बच्चे मेंस लिखते हैं, उतने बच्चे उन्हें मिल जाते हैं जिनके पास ये तीनों क्षमता है। ये क्षमता आप में भी होनी चाहिए। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि यार मैं पूरा पेपर कर रहा हूं तो राइटिंग ऊपर नीचे हो ही जाएगी, या मैं राइटिंग सुंदर लिख रहा हूं तो पेपर थोड़ा छूटेगा ही, दोनों को मैनेज कर रहा हूं तो उत्तर में क्वालिटी कम आएगी। नहीं, ये एक्सक्यूज आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको वो बच्चे चाहिए जो इन तीनों चीजों को मैनेज कर लेते हैं, और वो उनको मिल भी जाते हैं, उनके नाम ही लिस्ट में होते हैं, आप देखते हो जब रिजल्ट आता है। तो ये तीनों चीजें जिसने मैनेज कर ली, क्वालिटी मतलब अच्छा लेखन, प्रभावी लेखन यानी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं तो मीडियम तो हो कि दिखने में समझ में आए, सुंदर दिखे, और पूरा पेपर हल करना, है ना। अब सबसे बड़ी बात, 1400 नंबर का आपका मेंस है। 1400 नंबर के मेंस में आपको 6 पेपर लिखने हैं। 6 पेपर की अलग अलग पार्ट की, अलग अलग विषयों की अलग अलग मांग है, ये सब भी आपको सीखना है।
3 मार्कर में कॉन्सेप्ट एक समान होते हैं लगभग, कि आपको कैसे चीजों को मैनेज करना है ना, कौन कौन से पॉइंट लिखना है, परिभाषाएं नहीं देनी है, परिभाषा 2 लाइन में दोगे 1 नंबर मिलेगा, है ना, जो कि मैं अभी बताने वाला भी हूं। तो अगर मेरी इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन 1400 में से अगर 900 नंबर तक, 850 नंबर तक अगर लाए जाएं मेंस में, तो इंटरव्यू में किसी कारण से ऊंच नीच हो भी जाती है, किसी कारण से, वैसे तो हम चाहेंगे कि आप वहां भी बेस्ट करो, तो भी आपको आपकी मनचाही यानी कि जो डीसी डीएसपी जो शुरुआती पोस्ट है वो आपको मिल सके। तो अभिव्यक्ति का बड़ा रोल है, मेंस का बड़ा रोल है, इतने नंबर जब ही आएंगे जब आप अच्छा लेखन करोगे। तो आज की क्लास हम अब शुरू कर रहे हैं कि लिखने की, कि 3 मार्कर में कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, है ना। देखिए 4-5 चीजें हम बताते हैं आपको, जिससे आपकी एक समझ बनेगी। पहली बात आती है कि कभी कभी वो परिभाषा पूछ लेता है, परिभाषा पूछ लेता है या व्याख्या पूछ लेता है 3 मार्कर में। अब आप खुद सोचिए, आप सब जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की है, या अगर वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी एक पीएससी के स्टूडेंट से मैं इतनी अपेक्षा करूंगा कि उसने जो आयोग की मॉडल कॉपीज हैं जिन पर मेंस होता है वो तो देखी होंगी, साइट पर भी है, मार्केट में भी अवेलेबल है ना। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के बाद कुछ ऐसा ब्लॉक बना होता है जिसमें 2 लाइन होती है, इन 2 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। अब आप खुद सोचिए, कितनी छोटी परिभाषा होगी तो भी वो 2 लाइन तो लेगी। परिभाषा आपने लिख दी तो मान के चलिए आपको 1 से 1.5 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन 3 नंबर नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि 3 मार्कर का मतलब है एक बच्चा एक चीज में 3 डायमेंशन कैसे निकाल सकता है ना। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है विकेंद्रीकरण, कि विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए। अब आप खुद सोचिएगा कि इसकी परिभाषा हम कैसी भी लिखें 2-2.5 लाइन में तो बनेगी, 2 लाइन मिली हुई है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये विकेंद्रीकरण शब्द है, इसके नीचे आपको 2 लाइन मिलेंगी, 2 लाइन तो मिलेंगी, और आप यहां से लिखना शुरू कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा यहां से लिखता है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यहां से लिखता है। तो निश्चित तौर पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के पास 3 लाइन है और हिंदी मीडियम वाले के पास 2 ही है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत आपको सलाह है ना, और मुझे इसका फायदा भी मिला, मेरे दोनों इंटरव्यू कॉल हुए तो मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे इसका बेनिफिट मिला कि मैंने यहीं से लाइन लिखना शुरू की, एक लाइन ये, लाइन के ऊपर दूसरी यहां और तीसरी यहां, ताकि मैं 3 डायमेंशन बता सकूं। 3 डायमेंशन बताने ही होंगे जब 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। अब विकेंद्रीकरण की परिभाषा दें तो विकेंद्रीकरण से आशय है सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर वगैरह वगैरह, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। 3 नंबर कब मिलेंगे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर जब मिलेंगे जब आप, देखिए पहली लाइन बता दीजिए, परिभाषा पूछिए ना, तो परिभाषा में बता दीजिए शाब्दिक अर्थ, तो ये परिभाषा हो जाएगी। सत्ता का ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरण, सत्ता का ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरण। चूंकि ये तो बोर्ड है, स्लाइड है, इस पे बड़े बड़े शब्द आते हैं। मैंने वो दोनों कॉपियां देखी हैं, 19 की भी और 20 की, लिखा भी है, तब मुझे पता है कि लंबाई इतनी अच्छी होती है कि इतना बन जाता है। हम जिस रेशो में लिखते हैं पेन से, आराम से बन जाएगा शाब्दिक अर्थ बराबर सत्ता का ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरण। पूरी परिभाषा नहीं देनी है, ठीक है। अब ये बता दीजिए इसका आधार क्या है। संविधान में वर्णित आर्टिकल 40, संविधान में वर्णित आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, ये दूसरा डायमेंशन हो गया, सबने पढ़ा होगा। पंचायतों का गठन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये सारी बातें डीपीएसपी के आर्टिकल 40 मिलती है। इससे मालूम चलता है कि आपकी संविधान की समझ अच्छी खासी है, तभी तो आप पॉलिटी के पेपर को डील कर पा रहे हो। पॉलिटी में तो संविधान के अनुच्छेद, कोर्ट के निर्णय,
संविधान संशोधन, इनके आधार पर ही अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। मैं आर्टिकल 40 का उल्लेख नहीं करूं तो आधार कैसे बताऊंगा। ये 2 डायमेंशन हो गए, परिभाषा हो गई एक लाइन में छोटी सी, आधार हो गया, और तीसरा बता दीजिए उदाहरण कि विकेंद्रीकरण के लिए हमने क्या किया, या जैसे लिख सकते हो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, ये तीसरा डायमेंशन हो गया। आपको पता है 73 में पंचायतों की बात की गई है और 74 में नगर पालिकाओं की, नगरीय निकायों की। तो विकेंद्रीकरण का मतलब बताने के साथ साथ आपने 3 डायमेंशन बता दिए, एक इस लाइन में आता, एक इस लाइन में आता, एक इसके ऊपर आता। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। तो पहला बिंदु हम वापस आते हैं कि परिभाषा या व्याख्या आए तो भी आपको कोशिश करनी है कि उन्हें 3 भागों में बांट सको, है ना। दूसरा बिंदु आता है फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल 3 मार्कर, जिसमें सीधे फैक्ट पूछ लिया हो। जैसे उदाहरण के तौर पर पूछ ले वो आपसे भारत के संविधान में कितने भाग हैं, है ना। तो आप क्या बताएंगे कि भारत के संविधान में मूलतः 22 भाग थे, किंतु संशोधनों के द्वारा अब इनकी संख्या 25 हो गई है। हो गया आंसर, इतना लिख दोगे 3 नंबर पूरे मिलेंगे। या वो ये पूछ ले कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, कोई 3 चीजें बताइए। तो हमें यहां कुछ ये बताने की जरूरत नहीं कि हमने निम्नलिखित चीजें ली, नहीं, 3 मार्कर में 3 चीजें, 1, 2 और 3। क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी संविधान, आप ब्रिटेन मान लो, आयरलैंड मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। अमेरिका अभी दिमाग में आ गया तो अमेरिका बता देते हैं। जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट 1, न्यायिक पुनरावलोकन 2, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद 3, ऐसे कई सारी चीजें ली है हमने। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर है, इस बार प्रीलिम्स में पूछा भी उसका आर्टिकल। तो बस इतना करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पुराने पेपर में आप देखोगे पीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है। सीधे क्या लिखेंगे, आर्टिकल 21 ब्रैकेट में हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे जीने का अधिकार में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई है। आपके 3 नंबर पूरे मिलेंगे। फैक्चुअल में हमको उसी तरह डील करना है कि हमारा फैक्ट गलत ना हो और कम शब्दों में लिखा जाए। परिभाषा व्याख्या में 3 डायमेंशन, है ना। तीसरा जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है शॉर्ट पॉइंट, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट लेने हैं। लंबे लंबे पॉइंट लोगे आप तो निश्चित तौर से आप उतने जगह में नहीं लिख पाओगे, है ना। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट आपको लेना है। जैसे मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन आ जाता है बलवंत राय मेहता समिति, मान लीजिए बलवंत राय मेहता समिति आता है, तो सीधी बात क्या बोलेंगे, सीधा पहला बिंदु क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन लिखना है। भारत सरकार द्वारा गठित, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, माननीय न्यायालय, ऐसे शब्द अगर आपके 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर या ओवरऑल मेंस में आ रहे हैं, कोई योजना पूछी है तो आप सरकारों का उल्लेख कर रहे हो, इसका बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, कि आप में प्रशासनिक अप्रोच है। तो बलवंत राय मेहता समिति पूछी है, आप क्या लिखोगे, भारत सरकार द्वारा गठित, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 1957। तो ब्रैकेट का मतलब है किस साल की गई है, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं यहां लिख भी दे रहा हूं ताकि बात क्लियर हो। भारत सरकार द्वारा गठित, ब्रैकेट में आप जो भी लिखते हो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, यानी आपने 2 बात बता दी। 1957 चेक करने वाले को पता है कि इस साल गठित की गई थी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई बलवंत राय समिति में। दूसरा, क्यों की गई थी, तो सीधे क्यों ना लिखकर आप क्या लिख दोगे, सामुदायिक विकास योजना की असफलता की जांच करने हेतु, ये एक लाइन में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, जांच करने हेतु गठित की गई, नहीं, सामुदायिक विकास योजना की असफलता की जांच करने हेतु। और तीसरा, समिति है तो सिफारिश क्या दी, सिफारिश में बिल्कुल छोटा सा, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन।
त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन। बस आपने शॉर्ट पॉइंट लेके आपने सरकार का उल्लेख भी कर दिया, क्यों गठित की गई, और उसने सिफारिश, समिति है तो सिफारिश देगी, समिति और आयोग बनाए इसलिए जाते हैं अधिकतर। तो ये छोटे छोटे बिंदु आपके इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि सामने वाला नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि ना तो इसमें अनावश्यक बातें हैं और ये टू द पॉइंट है ना। तो एक 3 चीजें मैंने आपको बता दी, आप समझ गए होंगे। अगर एक आध बिंदु और 3 मार्कर में देखें कि 3 मार्कर में और हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो एक बिंदु आपको याद रखना है कि इसमें गलत या भ्रामक जानकारी ना दें। होता क्या है, 3 मार्कर के द्वारा आपकी 5 मार्कर और 11 मार्कर की समझ का भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है कि आपकी 5 मार्कर में और 11 मार्कर में कितनी समझ है ना। तो अगर आप गलत जानकारी दे रहे हो, जैसे मान लो आपसे पूछा है कि आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, तो उसमें राज्य की परिभाषा है, आपको नहीं मालूम, आपने अंदाजा लगाया कि यार मूल अधिकार हैं, तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो तकनीकी तौर पर सही नहीं है। क्योंकि पॉलिटी वाले पेपर में या कोई पेपर हो, 3 मार्कर में गलत जानकारी देना एक तरीके से सुसाइड करने जैसा है, क्योंकि उससे आपकी छवि थोड़ी नेगेटिव बनती है। किसी कारण से आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हो, छोड़ना ज्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर जैसे अचानक क्वेश्चन आ जाए कि मानव अधिकार आयोग के क्या कार्य हैं, और आपने किसी कारण से नहीं पढ़ा है, तो मानव अधिकार आयोग के कार्य लगभग आप सोच के लिख सकते हो, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, आप लिख रहे हो 2005, तो गलत है भाई। उसकी स्थापना 1993 में हुई है, 12 अक्टूबर 1993 को, तो उसी तारीख का बताओगे। अब वो आपसे पूछता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आपको नहीं पता, आप दिल्ली बता रहे हो, तो गलत है। ऐसे क्वेश्चन जहां आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता है और इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसे छोड़ना ज्यादा बेहतर है गलत लिखने से, है ना। तो ये थोड़ी सी 3 मार्कर की थी। 5 मार्कर और 11 मार्कर की बात मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम 5 मार्कर और उसका पूरा पेपर भी सॉल्व करेंगे हम, और फिर 11 मार्कर की बात करेंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम किस पर, अपने प्रीवियस ईयर पेपर पर। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका उत्तर हमें कैसे देना है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। ये पहला 3 मार्कर था। हम एक एक करके इन पे बात करते जाते हैं। अगर इसका उत्तर आपको देना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कुछ इस प्रकार की आपके पास स्पेस होगा, यहां से लिखोगे तो आप उत्तर को 3 लाइनों में लिख पाओगे। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हो, मतलब वही बात है, एक प्रकार से उसकी व्याख्या पूछ रहा है, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हमको 3 डायमेंशन में करनी है। तो इस प्रकार के उत्तर कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पूरे फैक्ट आने चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, देखो आप प्री देकर आए हो, प्री में इस बार आया, पिछली प्री में आया, उसके पहले प्री में आया, 20 के मेंस में आया और 19 के मेंस में आया। उद्देश्य प्रस्ताव बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है पीएससी का। क्या लिखेंगे, पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत, और ब्रैकेट में लिख देंगे 13 दिसंबर 1946। तो कहां प्रस्तुत हुआ, संविधान सभा में। किसने प्रस्तुत किया, पंडित नेहरू ने, है ना। पूरा नाम लिखेंगे तो वो लाइन कम पड़ जाएगी, और ब्रैकेट में क्या, 13 दिसंबर 1946। ये नहीं बताना है 5वीं बैठक में या किस बैठक में। मेंस में हमें वो फैक्ट देने हैं जो सबसे बेहतरीन हो। तो एक लाइन में हमने 3 फैक्ट दे दिए, पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। ये एक फैक्ट हो गया। अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो आपको ये बताना है क्यों प्रस्तुत किया गया। तो आपको ये बताना है संविधान निर्माण की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु, कि संविधान हमारा कैसा हो।
ठीक है। तो पंडित नेहरू ने पेश किया, संविधान सभा में पेश किया, 13 दिसंबर को पेश किया। ये एक ही लाइन में 3 फैक्ट हो गए। दूसरा, संविधान निर्माण। अब संविधान कैसा हो? हमारा संविधान पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो, अनुसूचित जाति जनजातियों को क्या अधिकार हो, वो संप्रभु हो ना हो, इस छोटे से उद्देश्य प्रस्ताव में सब कुछ लिखा हुआ था। हम इस पर बहुत 5 मार्कर लिख सकते हैं, 11 मार्कर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें 3 मार्कर लिखना है। 2 बिंदु हो गए। तीसरा, ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। और इसी में कॉमा लगा दो। कॉमे का मतलब क्या होता है कि आप एक नया फैक्ट भी बताना चाह रहे हो। क्या बता दोगे? पारित 22 जनवरी 1947। इसमें आगे क्या जोड़ दोगे? आधुनिक प्रस्तावना का परिवर्तित रूप। 3 लाइनों में इतना आ जाएगा। इतना 3 मार्कर में आप लिखोगे तो सामने वाले को फुल सेटिस्फिकेशन होगा कि आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। तो इसमें कोई भी ता थी थे लैंग्वेज नहीं आई, ना हमको लानी है। हमको कोशिश क्या करना है? हमको कोशिश करना है कि कम से कम शब्दों में पूरी बात हो। और मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे पास लाइन 2 है, लेकिन लाइन की चौड़ाई इतनी पर्याप्त है कि इतने शब्दों को अगर मैं लिखूंगा तो मुझे कहीं कोई कंजस्टेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी वो मॉडल कॉपी आयोग की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल हो। उस पर आप देखोगे इसको पूरा लिखकर तो आप फुल कंफर्टेबल होगे कि इतना लिखा जा सकता है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की 3 प्रमुख विशेषताओं का भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं उनकी 3 विशेषता बतानी है। सीधी विशेषता बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2 और 3 यहां नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि 3 ही पूछी है। आप क्या बोलोगे, बताओगे? राज्य के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्राप्त अधिकार। ठीक है। राज्य के विरुद्ध यानी किसके खिलाफ मिले हमको? राज्य के, क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन आप और मैं तो दूसरे का नहीं कर सकते। हम या कोई और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो वो क्राइम की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर ये काम स्टेट करे तो फिर ये मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। तो और संरक्षण किसका प्राप्त है? न्यायिक। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट गारंटर होता है। एक ही राज्य में एक ही लाइन में आपने 2 बातें बता दी, मूल अधिकारों की 2 विशेषता बता दी। ठीक है। फिर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु मूलभूत 2 बिंदु बता दें कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कब होगा, आप और हमारा विकास कब होगा? जब हमको मूल अधिकारों की प्राप्ति होगी, अवसर की समानता मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, हमें स्वतंत्रताएं होंगी। ये सारी बात मूल अधिकार में की गई है, लेकिन सबको डिफाइन नहीं करना है, एक लाइन में बताना है। सर्वांगीण विकास में सारी चीज आ गई। ठीक है। और तीसरी बात आप क्या बताओगे? ठीक है, तीसरा बिंदु बता दोगे। संविधान एवं लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। संविधान के उद्देश्य है कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबरी मिले, न्याय मिले। लोकतंत्र का उद्देश्य है हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार हो, चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार हो। ये तभी तो संभव है जब हमको मूल अधिकार मिले। इसके अलावा कई सारे मूल अधिकार और भी हैं, है ना। चाहे हमारे जीने के हमारे हमको गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो या अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार हो, कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं, है ना। इसमें आप ये लिख भी सकते हो, न्याय सुप्रीम कोर्ट का गारंटर होता है। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है, इन्हें अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? संविधान में निहित मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषता। प्रमुख का मतलब क्या होता है कि
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बताइए। हम एक ये बता देते कि संविधान के भाग 3 में है, एक अमेरिकी संविधान से लिए गए, सुप्रीम कोर्ट इनका गारंटर है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये बिंदु और उन बिंदुओं में अंतर किसका है? प्रमुख। ये प्रमुख है, वो सहायक है ना। न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जब न्यायपालिका संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों की समीक्षा करती है ना। तो बड़े सिंपल तरीके से क्या लिख देंगे हम? पहली बिंदु व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब मैंने बताया आपको, 3 बिंदुओं में तोड़ेंगे इसको हम, है ना। पहली बात क्या बता देंगे? उच्चतर न्यायपालिका द्वारा। उच्चतर न्यायपालिका का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को भी सीमित मात्रा में ये अधिकार है। उच्चतर न्यायपालिका द्वारा संसद या राज्य विधानमंडलों के विधानों की समीक्षा। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी लाइन पर आ जाएंगे तो 3 लाइन है हमारे पास, क्योंकि जितना जो है वो तो बताना पड़ेगा। संसद कोई कानून बना रहा है, विधानमंडल कोई कानून बना रहा है, उनकी समीक्षा अगर कोर्ट द्वारा हो रही है तो न्यायिक पुनरावलोकन है। हालांकि कोर्ट अपने फैसलों को भी रिव्यू करता है, लेकिन सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बिंदु हो गया। दूसरा, अमेरिकी संविधान से ग्रहित। अगर कॉमा लग गया तो पॉइंट सेकंड शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा नियम है, याद रखिएगा 3 मार्कर का। अमेरिकी संविधान से ग्रहित, है ना। अमेरिकी संविधान से हमने ये लिया है। 2 लाइन हो गई। तीसरा क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा माना। संविधान का मूल ढांचा घोषित। मूल ढांचे से 11 मार्कर आया था, कल कराएंगे, लेकिन यहां बताना है आपको तीसरे में कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या घोषित कर दिया है? संविधान का मूल ढांचा। 2 केसेस में किया, एक केशवानंद भारती केस में और एक मिनर्वा मिल्स केस में। तो क्या है, कहां से लिया गया है और इसकी विशेषता क्या है, इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये व्याख्या हो जाएगा। मैं फिर कहूंगा, जो बच्चे पहली बार आंसर राइटिंग देख रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं वो बिल्कुल सतर्क रहें। 3 मार्कर में व्याख्या का मतलब सिर्फ परिभाषा देना नहीं होता है, अलग अलग 3 एस्पेक्ट बताने हैं। यही 5 मार्कर में होता या 11 मार्कर में तो व्याख्या करनी होती, और व्याख्या वाले क्वेश्चन कल करेंगे। आज की वीडियो फिर वो थोड़ी जटिल हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका बताइए, है ना। वही बात है, 3 मार्कर है, 3 बता देंगे। बिल्कुल सिंपल अगर 3 बताएं हम, सीएजी की भूमिका, तो आपको पता है जनता के पैसे की रखवाली कौन करता है? यही करता है। उसको अच्छे शब्दों में बोलते हैं लोकवित्त। अच्छा, जो बेहतर शब्द है, नॉर्मली जनता का पैसा बोलेंगे तो मेंस के संदर्भ में अच्छा नहीं लगेगा। लोक वित्त का सतत प्रहरी। प्रहरी मतलब वॉच डॉग। ये क्वेश्चन एथिक्स में पूछा भी था कि वॉच डॉग किसे कहा जाता है, तो इन्हीं महाशय को कहा जाता है, सीएजी को। लोक वित्त का सतत प्रहरी एवं निगरानी करता। निगरानी करता कह लो, संरक्षण करता कह लीजिए। सबसे बड़ी भूमिका तो यही है कि हमारा और आपका पैसा जो टैक्स के माध्यम से या किसी भी तरीके सरकार पे जा रहा है, उसका हिसाब किताब रखता है, उसके प्रहरी के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखना है, लोक वित्त का सतत प्रहरी एवं निगरानी करता। दूसरा, इसकी भूमिका क्या है? केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि 3 मार्कर है। सरकार जो भी खर्च करती है उसके लेखे बनाते हैं, उसकी ऑडिटिंग भी सीएजी करता है। नाम में लिखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। कंट्रोलर नियंत्रक, ऑडिटर सरकार के लेखा परीक्षण। और तीसरा, पीएसी लोक लेखा समिति जो होती है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक। लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति बनाई इसलिए जाती है कि वो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कर सके, लेकिन कई तकनीकी पक्षों में वो उलझ जाती है या उसे कुछ दिक्कत होती है तो सीएजी की मदद लेती है, तो उसका मित्र भी है, मार्गदर्शक भी। और भी कई सारी भूमिकाएं हैं, लेकिन फिलहाल 3 मार्कर में इतना लिखा जा सकता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य लिखिए। जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है, उसकी कोई हमें 3 कार्य बताने हैं। इस एक्ट में क्या क्या कार्य बताए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से बता सकते हैं। आप जानते ही हो कि मूल संविधान में तो ये थे ही नहीं, इंदिरा गांधी जी ने 42 अमेंडमेंट के माध्यम से इन्हें जोड़ा था, है ना। अब इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है इसी वीडियो में कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है जिसको कभी समझाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसके कार्यों पर जाएं कि इस अधिनियम के प्रमुख वर्णित कार्य क्या हैं, तो सबसे पहला इसका कार्य क्या हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों हेतु, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और राज्यों के लिए। जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ लिखें 3 मार्कर में, इतने में समझ जाता है चेक करने वाला। वो आपके भाव देखता है कि आपकी नॉलेज और समझ कितनी गहरी है, कितनी मतलब विविधतापूर्ण आप लिख पा रहे हो। केंद्र एवं राज्य हेतु प्रशासनिक अधिकरणों का गठन, प्रशासनिक अधिकरणों का गठन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई लोक सेवकों के मामले यहां पर आए, न्यायपालिका में जाते हैं तो वो मामला लंबा खिंच जाता है, न्यायपालिका पर ऑलरेडी बहुत लोड है, तो कैट और सेट बनाए जाते हैं। केंद्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्यों के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण, इन्हीं को बोलते हैं कैट और सेट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, है ना। ये बिंदु आपको याद रखना है। दूसरा कार्य क्या है, जो प्रशासनिक अधिकरण है, अधिकरणों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियां, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियां। हालांकि बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा अगर हम लिख देंगे नियुक्तियां, अधिकार तय करना, कर्तव्य तय करना, इतना बहुत है 3 मार्कर के हिसाब से। अधिकरण बना दोगे तो उसमें अध्यक्ष भी होगा और सदस्य भी होंगे। और तीसरा, जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक केंद्र का है तो केंद्र वाले अधिकरण में, और राज्यों का है तो राज्य वाले अधिकरण में। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच करना एवं निर्णय देना, ये इसमें लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, आप डेप्यूटी कलेक्टर हो और आप पे कोई आरोप है तो सीधे कोर्ट में न जाकर वो कहां जाएगा, राज्य के प्रशासनिक अधिकरण में। 14 है हमारे पास प्रशासनिक अधिकरण, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए 1 है ना, तो उसमें जाएगा ताकि मामला, क्योंकि अधिकतर अधिकारियों पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो कभी न कभी विरोधी भावना से भी होते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको फंसाने के लिए, ताकि आपके साथ निष्पक्ष और शीघ्र न्याय हो पाए। कोर्ट में मामला लंबा खिंच जाता है। तो ये 3 कार्य हो गए, तीनों बताने थे, चौथा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम 2 बताएंगे 2 नंबर मिलेंगे, लाइन तो 2 दे रखी है, लेकिन ऊपर वाली लाइन का यूज करके हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हो, तो सीधी सी बात है, आप लिखोगे वे वर्ग जो भाषाई रूप में या भाषा के, वे वर्ग जिनकी संख्या भाषा के आधार पर कम है, यानी कि देश में वे वर्ग हो सकते हैं जिनको जो लैंग्वेज के तौर पर बाकी की संख्या में कम हो, वो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताना है, संविधान इसके बारे में क्या कहता है। अगर इसको हम लिखें फॉर्मेटिंग में तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको उत्तर के फॉर्म में लिखें, वे वर्ग जो भाषाई आधार पर कम संख्या में है। अब ये शब्द मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि संविधान में परिभाषा नहीं है कि 10%, 8%, 20% लिखा ही नहीं है। तो हम दूसरा बिंदु क्या बता देंगे, संविधान में, भारतीय संविधान में, आप पूरा लिखिएगा, भारतीय संविधान में अपरिभाषित, भारतीय संविधान में केवल ये लिखा है कि भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं और धार्मिक, लेकिन उनकी परिभाषा नहीं दी गई है कि कितने % पर भाषाई अल्पसंख्यक मानेंगे, कितने पे नहीं। जैसे मैं अगर महाराष्ट्र में या गुजरात में हूँ तो मैं भाषाई अल्पसंख्यक हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो हम भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे।
और तीसरा बिंदु जिससे आपका आंसर पूर्ण होगा, विशिष्ट अधिकार। इनको विशिष्ट अधिकार कहां दिए गए हैं? तो संविधान के आर्टिकल या लिख सकते हो मूल अधिकारों में 29 एवं 30 में। हो गया आपका आंसर। 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की बात की गई है, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई। तो ये आपका पूरा 3 मार्कर हो गया, है ना। अगर हम आगे बढ़े तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों हुआ? 3 डायमेंशन में लिखना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ और क्यों हुआ। तो सीधी सी बात है, गठन कब हुआ? तो पहली बात तो बता दीजिए, मैंने आपको बताया भी था अभी एग्जाम्पल में, भारत सरकार द्वारा 1957 में गठन। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। कब हो गया? 1957 में। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। क्यों हुआ है पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, डैश लगा दो। सामुदायिक विकास योजना, मैंने बताया भी था अभी आपको, सामुदायिक विकास योजना की असफलता की जांच हेतु, ठीक है। और एक पॉइंट आप जोड़ दो ताकि उत्तर आपका पूरा हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएंगे। सिफारिश क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन, है ना। बस त्रिस्तरीय पंचायत मतलब वही ग्राम पंचायत, फिर अपनी पंचायत समिति जिसको हमारे यहाँ जनपद पंचायत बोलते हैं, और जिला परिषद जिसको हमारे यहाँ जिला पंचायत बोलते हैं। तो सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन। क्यों? सामुदायिक विकास योजनाओं की असफलता की जांच करने के लिए। कब? 1957 में भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इस तरीके से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये रैंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप इसको पढ़ के तो नहीं जाओगे नॉर्मली, वैसे तो पढ़ के जाना चाहिए, सिलेबस में है, लेकिन किसी कारण से आपने अधिनियम नहीं पढ़ा। आपने बाल संरक्षण आयोग के बारे में सामान्य समझ विकसित कर ली, बच्चों के अधिकारों के बारे में पढ़ा है, लेकिन हर एक समुदाय या वर्ग के लिए हम कानून तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ना तो सिलेबस में डायरेक्ट कानून है। हाँ, 19 तक जो मेंस होते थे उसमें जरूर क्या बोलते हैं कुछ अधिनियम पढ़ने होते थे, अब वो हटा दिए गए। तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हो कि बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है, तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल 3 पॉइंट ले लो। सबसे पहला क्या, हर अधिनियम का जो जिस वर्ग के लिए लाया गया है उसका उद्देश्य होता है उसके वैधानिक संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? बालकों के संवैधानिक, यानी संविधान में जो अधिकार है, चाहे वो बाल श्रम रोकने की बात की गई हो या गरिमामय जीवन देने की बात की गई हो, संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा। वैधानिक मतलब कानूनी, एक तो ये खुद अपने आप में ही कानून है ना। वैधानिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें बालकों के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो गई। दूसरे अगर हम बिंदु की बात करें तो उन्हें सुरक्षित, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, आपसे भी कोई पूछा जाए, आप भी तैयारी कर रहे हो पीएससी की, तो आप भी समझ गए हो बच्चों के लिए कानून क्यों लाया जाएगा। उनको सुरक्षित रखा जाए, उन्हें सुरक्षित, स्वतंत्र एवं गरिमामयपूर्ण वातावरण देने हेतु, ठीक है। आप इतना समझते ही हो कानून क्यों आएगा, वो सुरक्षित रहे, स्वतंत्र रहे, उनको गरिमामयपूर्ण वातावरण मिले। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाल दुर्व्यवहार रोकना। बाल दुर्व्यवहार रोकना, है ना। दुर्व्यवहार में सब आ जाएगा, चाहे उनके प्रति कोई हिंसा होती है, शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन हिंसा, हर प्रकार की हिंसा को रोकना मतलब दुर्व्यवहार रोकना। अब ये सब चीजें नॉर्मल भी मान लीजिए आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा तो भी आप जानते हो। महिलाओं के लिए होता तो उनके वैधानिक और संवैधानिक अधिकार, उनको सुरक्षित वातावरण देना, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना। अगर LGBT समुदाय होता तो सेम कहानी होती। यानी पीएससी और मेंस का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने पढ़ी हो, लेकिन आपकी अप्रोच इतनी स्ट्रांग हो कि आप उसको डील कर सको, है ना। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए इसके। अगर 9th नंबर के क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया है क्वेश्चन,
कि लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। संप्रभुता का मतलब हम सब जानते हैं कि अगर किसी देश के बाहरी और आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो तो वो देश संप्रभु देश कहलाता है। मतलब संप्रभुता का मतलब ये है कि किसी देश के बाहरी और आंतरिक मामलों में किसी बाहरी सत्ता, संगठन या देश का हस्तक्षेप। लेकिन यह पूछा है लोकप्रिय संप्रभुता, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 मार्कर जब आते हैं जब आपने गहराई से पढ़ाई की हो, है ना। नॉर्मली स्टूडेंट्स सीमित जो हमारा सिलेबस है वहाँ तक पढ़ते हैं और वहीं तक पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो चलते फिरते हम सीख लेते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ लेते हैं। रूसों के बारे में कभी आपने पढ़ा हो तो इसका उत्तर देना आसान हो जाएगा। परिभाषा तो आप दे ही दोगे लेकिन डायमेंशन के साथ देनी है ना। सबसे पहले सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत है तो पहला बिंदु लिखोगे प्रतिपादक। इसका प्रतिपादक कौन है, किसने दिया है सिद्धांत, तो आप क्या बताओगे, फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो। रूसो का नाम सबने सुना होगा, विश्व इतिहास में बड़ा चर्चित दार्शनिक है। और कब हुआ तो हमें 18वीं सदी का है तो हमें डेट लिखनी जरूरी नहीं है, 18वीं सदी लिख दीजिए। तो आपने सबसे पहला फैक्चुअल क्या बता दिया कि फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने सिद्धांत कौन सा दिया, लोकप्रिय संप्रभुता का। बहुत सही समझ में आ गई बात, एक बिंदु हो गया। अगर हम बात करें दूसरे बिंदु की क्या है तो आप बता दोगे, इसमें व्याख्या करने का पूछा है तो यहां पॉइंट बना दो, अर्थ में वो बात बता दोगे जिससे व्याख्या स्पष्ट हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, अंतिम संप्रभु जनता होगी। मतलब यहां मैं एक शब्द जोड़ना भूल गया, लिख दे रहा हूं, शासन में अंतिम संप्रभु जनता होगी। यानी चाहे कोई नेता हो, राजनेता हो, जनता उसको चुनती है तो उसे जो भी अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं वो जनता से प्राप्त हैं। यानी जनता की पसंद सबसे पहले होगी। तो शासन में अंतिम संप्रभु जनता होगी, इसको बोलते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। और प्रतिपादक कौन है, फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो। और तीसरा बिंदु विशेष में क्या बता दोगे, सरकार जनता द्वारा अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त करेगी। अधिकार एवं सरकार जनता द्वारा अधिकार एवं शक्तियों को प्राप्त करेगी, है ना। यानी सरकारों को अधिकार और शक्तियां किससे मिल रही हैं, जनता द्वारा, क्योंकि जनता ने उनको चुना है और उन्हें वही काम करना है जो जनता के हितों के अनुकूल हो। तो इनको आप 3 पॉइंट में लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। किसी कारण से हो सकता है आप इसे ना जानते हो तो बाकी बात तो आपको लिखनी है, लेकिन जो पब्लिक एडमिशन पढ़ रहा है, जिसने ठीक से पढ़ा है, वो इसको बना पाता। आज 15 की जगह हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। कल वाली क्लास में फिर हम आगे और बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो आज के क्वेश्चन के हिसाब से आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन और देखिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं, है ना। तो आपको पता है कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, 7 अंग बताए। सीधे क्या लिखोगे आप, अर्थशास्त्र में 7 अंगों का वर्णन, ब्रैकेट में लिख दो सप्तांग सिद्धांत। पुष्टि हो गई कि आप सप्तांग सिद्धांत जानते हैं, ये थिंकर वाले पोर्शन से। राज्य के 7 अंग है, 7 अंग बराबर सप्त धन अंग बराबर सप्तांग। एक लाइन में इतना बता दिया, किसने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। किताब का नाम बता दिया। रेफरेंस के तौर पर जब चीज डाली जाती है तो इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो रेफरेंस क्या है, अर्थशास्त्र, सिद्धांत कौन सा, सप्तांग, अंग कितने हैं, 7। बता दो सबसे पहला कौन होता है, राजा, ठीक है। फिर कौन होता है, मंत्री। फिर कौन हो जाएगा, इसमें बताया इन्होंने दुर्ग। फिर कोष, ठीक है। राजा हो गया, मंत्री, दुर्ग, कोष, मित्र। फिर दंड, दंड का मतलब है सेना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। एवं भूमि व प्रजा। मैं चाहता तो आपको रिलेट भी कर देता, जैसे राजा की तुलना शीर्ष से की गई है, मंत्री की तुलना आंखों से की गई है,
दुर्ग की जो तुलना है बाहों से की गई है, कोश की तुलना मुंह से की गई है, मित्र की तुलना कानों से की गई है, दंड सेना की तुलना हाथों से की गई है ना, सॉरी, दंड की मस्तिष्क से, दुर्ग की हाथों से, भूमि एवं प्रजा की जंगा एवं पांव से। लेकिन उसने नाम पूछे हैं तो हमने नाम बता दिए। 3 मार्कर में इतने लिख सकते हैं। 5 मार्कर में होता तो डायग्राम बनाकर एक तरफ मानव अंग, एक तरफ राज्य के अंग, एक तरफ कार्य, और ऊपर की लाइन सेम होती, 5 मार्कर हो जाता। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने आज डील कर लिए। मेरी कोशिश थी कि हम पूरे 15 कर लें, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल की जब क्लास होगी तो उसमें हम बाकी के 5 मार्कर भी करेंगे, और सॉरी, बाकी के 3 मार्कर भी करेंगे और 5 मार्कर भी करेंगे। अब थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। ये टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसका शेड्यूल आपके सामने है 2021 का, और अगर हम इसमें और आगे बढ़ें तो ये है 2022 का। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ने हमेशा टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया है। तो आंसर राइटिंग क्लासेस तो हम कंडक्ट कराएंगे ही, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। टेस्ट सीरीज भी हमारी आपके लिए तैयार की जा रही है। इसमें शामिल होकर और आंसर राइटिंग के द्वारा अपनी स्किल्स को बेहतर करके आप अपनी मुख्य परीक्षा को और मजबूत कर सकते हो और अंतिम सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हो। हमारी कोशिश है कि बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए टेस्ट सीरीज के माध्यम से और आंसर राइटिंग के माध्यम से, और आप सबसे बेस्ट कर सको, है ना। तो आज की वीडियो का जो मोटिव था वो यही था कि आपसे आंसर राइटिंग पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। उम्मीद है कि आप 3 मार्कर के संदर्भ में आप जो भी जानते थे, जो भी समझते थे, उस चीज में और बेहतर इजाफा हुआ होगा। जिन्होंने पहली बार टेस्ट सीरीज के जिन्होंने पहली बार 3 मार्कर के संदर्भ में, आंसर राइटिंग के संदर्भ में वीडियो देखी होगी, उनको हेल्प मिली होगी, उन्हें एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हम इनको हल करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि मैं, पॉलिटी, मेरे बाकी जो कलीग्स हैं, साथी फैकल्टी हैं, वो अपने अपने विषयों के बारे में जो विगत पेपर हैं उनके माध्यम से, और जो उनकी स्ट्रेटजी है ताकि आप बेहतर नंबर ला सको, उस आधार पर आपको डेली बेसिस पर गाइड कर पाएं, चीज़ें समझा पाएं। मैंने आज की क्लास में जो 3 मार्कर बताए हैं, बाकी के 3 मार्कर और 5 मार्कर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जल्दी फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।